लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जो इम्पोर्टेंट हो, असेंशियल हो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ कंटिन्यूशन के लिए जो प्रोसेस इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. अगर ये प्रोसेसेस ना हो तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती. सो लाइफ कंटिन्यूशन के लिए जो प्रोसेसेस कहलाते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं. बेसिकली ह्यूमंस में कई सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. इन ह्यूमंस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, excretion, respiration, and reproduction. There are many type of life processes in humans. Humans are multicellular. These are known as multicellular organism. That's why they have many type of processes to continue their life. In unicellular organism, there are only one cell. They have only one cell. That's why all the processes are done in a single cell. एक सिंगल सेल के अंदर ही सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं. So these are the basic topics about the life processes. So then the question requires why we require life processes. हमें life processes की क्यों ज़रूरत है? Why we require life processes. अगर life processes ना हो तो लाइफ सस्टेन की जा सकती है. सो लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस आर असेंशियल. अगर ये ना हो तो आप लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हो. लाइफ प्रोसेस इज ओनली नॉट फॉर सस्टेनेबल लाइफ. सिर्फ सस्टेनेबल लाइफ के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है. इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन. लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू ही इवोल्यूशन पॉसिबल था. इवोल्यूशन में जो चेंजेस आए बिकॉज धीरे धीरे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और उसी तरह लाइफ प्रोसेसेस में चेंज आए. उसके अलावा फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए आपको लाइफ प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट रहती है. अगर किसी भी स्पीस को कंटिन्यू करना है, उसे एक्सटेंड नहीं होने देना है, तो वी रिक्वायर लाइफ प्रोसेसेस. देन कम्स चेंजेस इन आवर जेनेटिक फॉर्म. हमारे जेनेटिक फॉर्म के अंदर चेंजेस इन आर जेनेटिक फॉर्म में चेंजेस हो, इसलिए ही लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हम सस्टेन कर पाते हैं. लाइक पहले जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उनका जो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था वो कहलाता था RNA. दैट वाज टर्म्ड एज RNA. नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज DNA. So this is also because there was a life process, there was a continuation. That's why the evolution takes place and that's why the life processes we require. So now we come to the first type of life processes which are very essential for organism. Either it is single cellular organism or either it is a multicellular organism. The process is termed as nutrition. Nutrition means taking food which gives you energy, which helps you in your building or which helps in your growth. That is termed as nutrition. जो भी चीज़ आप जो इनटेक करते हो वो आपकी ग्रोथ में, आपकी एक्स्ट्रा बॉडी वेट के अंदर न्यूट्रिशंस के तौर पे किसी भी तरह से आपकी बॉडी को ग्रो करवाए, बढ़ाए, उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करे, उसके सेल काउंट को इंक्रीज करें, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food inside the body and converting into smaller molecules which can be absorbed by the body is termed as nutrition. यानी फूड को लेना, उसे हमारी बॉडी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, क्योंकि जो भी फूड आप इनटेक करते हो वो मोस्टली कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है जिसे बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. इसलिए दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. सो एक्चुअल में एक न्यूट्रिशन के कुछ वाइटेबल पार्ट्स होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े थे कि न्यूट्रिशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अ बॉडी. So these nutrients are termed as carbohydrates and fat, proteins, vitamins and fibers. ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे फूड के अंदर कॉम्प्राइज्ड रहते हैं, जो हमारे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, नए ऑर्गन्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं. कोई भी हमारा ऑर्गन रप्चर्ड हो गया या डैमेज हो गया है तो हम न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही उन्हें फिर से रिपेयर कर पाते हैं. So then the nutrition is divided into two parts. That is also termed as type of nutrition, or you can say mode of nutrition. It can be also termed as types or it can be termed as modes. So it is divided into two types, autotropics and heterotropics.
Autotropics are those organisms which can make their own food, which doesn't require any other organism's helps to make their own food. They are also not termed as make their own food, they are termed as synthesize their own foods. यानी वो किसी चीज़ों से, किन्हीं कंपाउंड से अपना खाना खुद बनाने के काबिल होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. Then are the heterotropic organism. These organism cannot synthesize their own food. They extract their food from another organism. उन्हें जो भी nutrients चाहिए वो दूसरे organism के खाने से extract करते हैं या दूसरे organism के through extract करते हैं. Then autotropism is autotrophs are categorized in two parts: phototropic autotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs means they synthesize their food by using of light. वो लाइट की मदद से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, जो सनलाइट की हेल्प से उन्हें खाना बनाने में हेल्प करती है. सो इनका एग्जांपल होता है हमारा ग्रीन प्लांट्स हैं जो लाइट का यूज़ करके फोटोट्रॉपिज्म करते हैं, जिसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक्स प्लांट्स भी कहते हैं. देन इज कीमो ऑटोट्रॉपिक्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाए, जैसे जो ऑर्गेनिज्म सी बेड पे रहते हैं. The minute organism that lives in seabed or in hot springs जैसी जगहों पे जो माइक्रोब्स मिलते हैं या जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक्स. जो सीबेड पे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. सो दे आर यूजिंग अ केमिकल कंपाउंड, बट दे आर नॉट यूजिंग लाइट, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग देयर ओन फूड टू सस्टेन देयर लाइफ. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज कीमो ऑटोट्रॉपिक organism. So this was about the phototropic organisms या autotropic organism. Autotropic organisms are those animals or those organisms which synthesize their own food and can sustain their life without any prior help. Then they are categorized in two parts: photoautotropics, chemoautotropics. Photoautotropics are those organisms which synthesize their own food with the help of light or with the help of sunlight. You can write anything. जो भी सनलाइट की हेल्प से खाना बनाए उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. देन गोइंग बैक टू द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पहले एक्सप्लेन किया है, द वन विच एक्सट्रैक्ट देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स. इन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज होलोजोइक, देन इज सैप्रोफाइट्स एंड देन इज पैरासाइटिक्स. होलोजोइक यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि जिसमें आपने नॉर्मली सुना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. दैट आर टर्म्ड एज होलोजोइक. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी जो डेड और डिके पे डिपेंड रहते हैं, जिनका जो फूड होता है वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स होते हैं. किसी भी तरह के डेड, चाहे वो डेड प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हो, चाहे वो डेड एनिमल पे डिपेंड हो रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज़ बेसिकली सीन एज फंगस इन माइन्यूट माइक्रोबोड्स. उनमें ज़्यादा सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है. पैरासाइटिक यानी जो किसी एक लिविंग बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे आर टर्म्ड एज पैरासाइटिक. जैसे कैस्केटा इज अ प्लांट विच लिव्स ऑन अनदर प्लांट, maybe it can be any tree or any plant. Then they are termed then they extract their food. जब भी वो किसी और प्लांट पर डिपेंड करते हैं, उनका खाना लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लांट खुद मरने लगता है. जैसे ही जब पैरासाइटिक प्लांट को लगता है कि होस्ट प्लांट मर रहा है, तो वो दूसरा शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. पैरासाइटिक में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. वन इज नोन एज होस्ट एंड वन इज नोन एज पैरासाइट. पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, और होस्ट वो है जो या तो खाना एक्सट्रैक्ट कर रहा है या खाना सिंथेसाइज कर रहा है. दोनों में से कोई भी होस्ट हो सकता है. तो पैरासाइट होस्ट की नॉर्मली या तो पैरासाइट लिव्स ऑन होस्ट बॉडी. अगर वो होस्ट की बॉडी पे रहता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोपैरासाइट्स. दे आर टर्म्ड एज एक्सोपैरासाइट, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के खाना एक्सट्रैक्ट करता है. जो पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है, लिव्स इनसाइड द होस्ट, उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स.
जो होस्ट के अंदर रह के खाना एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे हमारे अंदर जब एक डिजीज़ होती है जैसे हम कहते हैं काला अज़र, उसका मेन रीज़न होता है टेपवर्म। टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में रह के जो भी खाना हम खा रहे होते हैं उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन टेपवर्म ले लेता है, जिसकी वजह से आपको एक्यूट स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, नॉजियाटिक फीलिंग रहती है। सो दे आर द पैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड एक्सट्रैक्ट देयर न्यूट्रिएंट्स। यानी होस्ट जो भी खा रहा है या जो भी बना रहा है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट खाना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे वो होस्ट मरना शुरू हो जाता है। जैसे ही पैरासाइट को लगता है कि होस्ट अब ज़्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं रहेगा, वो हमेशा दूसरे होस्ट की तरफ बढ़ता है। सो इन एंडोपैरासाइटिक वी हैव एग्जाम्पल एज एन टेपवर्म। एक्सोपैरासाइटिक्स के अंदर एग्जाम्पल है कैस्केटा। कैस्केटा एक ऐसा प्लांट है जिसे हम अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज अमर बेल। ये प्लांट बॉडी के ऊपर रहता है। इनकी जो टेंटिकल्स है या इनकी जो टेंड्रिल्स है वो दूसरे प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट जाती है। तो जो भी खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो प्लांट बना रहा है वो सारा का सारा अमर बेल यानी कैस्केटा एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। सो दिस इज टर्म्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी कमिंग एट सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिके। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिज्म में दे कैन बी प्लांट्स और दे कैन बी डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डेड रिमेन्स हो चाहे प्लांट्स के डेड रिमेन्स हो, किसी के ऊपर भी वो जिंदा रह सकते हैं। नॉर्मली इनके अंदर आते हैं माइक्रोब्स और दी फंगस। जो फंगस कैटेगरी या फंगस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब इन पे आते हैं। इन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। दे डजंट हार्म बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज डेड। दे डजंट हार्म अनदर ऑर्गेनिज्म। डजंट हार्म अनदर ऑर्गेनिज्म क्योंकि ऑर्गेनिज्म मरे हुए होते हैं, नियरली डेड होते हैं, इसलिए वो उस ऑर्गेनिज्म को किसी तरह का कोई हार्म नहीं करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है। इनकी वजह से सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज होता है। ह्यूमस का कंटेंट इन्हीं की वजह से सॉइल के अंदर इंक्रीज होता है। सो सैप्रोफाइट्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एज दे इंक्रीज द human content in the soil which result in fertilization which result in good cropping. उन्हें काफ़ी अच्छी क्रॉपिंग मिल जाती है इस वजह से। देन वी गोज विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल या प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड: हर्बीवोर्स, carnivores and omnivores. That depends upon plant. जो प्लांट से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं या तो प्लांट को ही खा लेते हैं, दे कैन ईट प्लांट ऑल्सो और दे कैन एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम प्लांट ऑल्सो। कार्निवोर्स विच ईट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिन्हें हम कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश खाते हैं या मीट खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स बोथ डिपेंड्स अपॉन बोथ टाइप ऑफ थिंग्स। वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, लाइक दे कैन ईट फ्लैश और दे कैन ईट प्लांट एनीथिंग। सो इन हर्बीवोर्स वी हैव एग्जांपल्स लाइक रैबिट। इन कार्निवोर्स वी हैव एग्जांपल लाइक lion, and in this we have humans, dogs or anything. So these was the holozoic mode of nutrition. So these about the nutrition, that nutrition is very important in our body, which contain basically there are 2 types of nutrition: autotropic nutrition and heterotropic nutrition. Then autotropic is again divided into phototropic nutrition and chemotropic nutrition. Then heterotropic nutrition is divided into holozoic, saprophytes and parasitic mode of nutrition. Now we goes on plant nutrition in plant. We begins with nutrition in plant.
प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है या प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बना पाता है. सो फर्स्ट वी ऑल नोज अबाउट दिस टर्म विच इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस, यानी synthesizing food with help of sunlight in presence of क्लोरोफिल एंड वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर और द प्रोसेस इन विच food can be synthesized with the help of sunlight in presence of chlorophyll and water is termed as photosynthesis. इस प्रोसेस को यूज करके बेसिकली प्लांट अपना खाना बनाता है. सो हाउ इट इज यूजेस in water, no sorry, there is also one compound, water and carbon dioxide. Yani synthesization of the food with help of sunlight in presence of chlorophyll, water and carbon dioxide. Like this is carbon dioxide, this is water, then we need sunlight, and then we need chlorophyll. So it will make its own food. It is termed as glucose. Now we are balancing the equation. This is termed as carbon dioxide and it is termed as water. So synthesizing food with the help of sunlight in presence of chlorophyll, water and carbon dioxide is termed as photosynthesis. This process is used by plants for making their own food. Then how this carbon dioxide and this water enters in plant? The question is how. Chlorophyll is already present in plant. Chlorophyll कहाँ present होता है plant के अंदर? They are already present in leaf. ये leaf में present रहते हैं. सो प्लांट को क्लोरोफिल तो कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है. सनलाइट कैसे प्लांट यूज़ कर सकता है? क्लोरोफिल यानी प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं बेसिकली प्लांट के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड का काम होता है टू एब्जॉर्ब सनलाइट. वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है या यूं कहो कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है. विच ट्रैप द सनलाइट. एब्जॉर्ब और ट्रैप, या तो वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है या सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस इज डन बाय प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच इज ऑल्सो अ प्लांट सेल ऑर्गेनेली. सो दो चीज़ें तो हमें मिल गई. वन इज क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज सनलाइट. देन कम्स वाटर. वाटर कहाँ से होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स. वाटर को एब्जॉर्ब करती है. वाटर ऑब्वियसली सॉइल में होता है, जो अर्थ में होता है उसे रूट एब्जॉर्ब करती है और उसे वो ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम के थ्रू. ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू लीव्स. उन्हें लीफ तक पहुंचा देती है. लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम. पानी एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू और जाइलम उसे पहुंचाता है लीफ पे. तो हमारे पास लीफ में तीन चीज़ें आ गई हैं. वन इज सनलाइट, सेकेंड इज क्लोरोफिल एंड थर्ड इज वाटर. देन रिमेन्स कार्बन डाइऑक्साइड.